अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है जो क्लासिकल हमारी अप्रोचेज है उनको हम थोड़ा सा देखेंगे कि उनका क्या कॉन्सेप्ट है। हेनरी फॉयल साहब की जो है वो क्या अप्रोच है, और फेडरिक टीलर जो है उनकी क्या अप्रोच है टुवर्ड्स लाइक मैनेजमेंट थ्योरी की अगर हम बात करें। अच्छा, हेनरी फॉयल साहब क्या कहते हैं? हेनरी फॉयल्स मैनेजमेंट थ्योरी इज अ सिंपल मॉडल ऑफ हाउ मैनेजमेंट इंटरेक्ट्स विद पर्सनल्स। यानी मैनेजमेंट किस तरह से लोगों से जो मैनेजेरियल लोग हैं या मैनेजेरियल पर्सनल्स हैं उनसे किस तरह से इंटरेक्ट करेगी। ये हम हेनरी फॉयल्स की थ्योरी के अंदर देखते हैं। फॉयल्स मैनेजमेंट थ्योरी कवर्स कॉन्सेप्ट इन अ ब्रॉड वे, so almost any business can apply this theory of management. Today, classical management theory as a relevant guide to productivity managing staff. ठीक है। फॉइल्स मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो तकरीबन सब बिजनेस के जो हैं वो एस्पेक्ट्स जो हैं वो उनको कवर अप कर रही होती है। ठीक है। और उसको यानी इस क्लासिकल थ्योरी को जो है वो यानी आपके स्टाफ की प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ाई जाए इसके लिए भी कारआमद समझा जा रहा होता है। ठीक है। हेनरी फॉयल साहब क्या कहते हैं? प्लानिंग अकॉर्डिंग टू फॉयल्स थ्योरी, मैनेजमेंट मस्ट प्लान एंड शेड्यूल एवरी पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मिसाल के तौर पे जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है आपको उसको प्रॉपरली शेड्यूल यानी हर पार्ट को प्रॉपर शेड्यूल करना चाहिए। मिसाल के तौर पे कौन सी चीज़ किस तरह से होगी। अगर कोई गाड़ी अगर बन रही है तो गाड़ी का स्केलेटन किस वक्त बनेगा, उस पे पेंट कब होगा, उसके टायर्स कब आएंगे, उसका इंजन कब असेंबल्ड होगा, उसके डैशबोर्ड किस तरीके से यानी चलेंगे। तो यानी और ओवरऑल जो पूरा उसका अगर आप पूरी इंडस्ट्री की भी अगर आप बात करें तो वो पूरा प्रोसेस किस तरह से चलेगा ये आप पहले से देख रहे होते हैं। और आप पहले से जो है ना वो शेड्यूल कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ किस वक्त होनी है, तो उसके हिसाब से हम चीज़ें करें। फिर ऑर्गेनाइजिंग है। हेनरी फॉयल्स आर्ग्यू दैट इन एडिशन टू प्लानिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को प्लानिंग करने के साथ साथ मैनेजमेंट मस्ट आल्सो make certain all of the necessary resources like raw materials, personal come together at the appropriate time of production। फिर हेनरी फॉयल ये कहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है आपको कुछ और चीज़ें भी, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जब यानी ह्यूमन रिसोर्स अगर आए या बंदे अगर आए तो ऐसा ना हो कि लोग आए हुए हैं मगर रॉ मटेरियल नहीं आया। मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन के लिए मशीनरी भी मौजूद है और प्रोडक्शन की मशीनरी को चलाने के लिए लोग भी मौजूद हैं मगर रॉ मटेरियल नहीं आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका कहने का मकसद ये है कि जब लेबर मौजूद हो, मशीनरी मौजूद हो, आप तो उस वक्त रॉ मटेरियल भी मौजूद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग मौजूद हों, सारा इक्विपमेंट मौजूद हो मगर रॉ मटेरियल ना होने की वजह से टाइम ज़ाया हो। यानी ये सारा प्रोसेस जो है ये इस तरह से हो कि ना लेबर का टाइम ज़ाया होना चाहिए, ना कंपनी का टाइम ज़ाया होना चाहिए। सारी चीज़ें इस तरह से अलाइन हुई हुई हो कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्मूथली हो और क्विकली हो। जिस तरह से जेआईटी का मॉडल है टोयोटा का, जस्ट इन टाइम टोयोटा ने एक मॉडल पेश किया था कि यानी खैर उसके ऊपर हम बाद में किसी और क्वेश्चन में टॉपिक में बात करेंगे। अभी हम यहीं तक ही रहते हैं कि यानी रॉ मटेरियल और सारी जितनी भी चीज़ें प्रोडक्शन के लिए दरकार है वो टाइम के ऊपर एक साथ जिस वक्त वो यानी प्रोडक्शन होनी है वो होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन।
अच्छा, कमांडिंग पे आ जाते हैं। हेनरी फॉयल्स मैनेजमेंट थ्योरी स्टेट्स दैट मैनेजमेंट मस्ट इनकरेज एंड डायरेक्ट पर्सनल एक्टिविटी। लाइक उनको हेनरी फॉयल साहब क्या कहते हैं कि जो काम करने वाले हैं उनको टाइम टू टाइम जो है वो थपथपी देते रहना चाहिए, ताकि जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है या जो काम का प्रोसेस है वो बेहतर हो सके, और काम करने वाले को किसी हद तक मोटिवेट किया जाए या थपथपी देना, ताकि वो और थोड़ा सा यानी खुश होके काम अच्छी तरीके से करे। अब इनकरेजमेंट के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। बाज़ औक़ात वर्बली होता है, मुंह से कहा जाता है, थ्रू एक्शन कहा जाता है, और फिर उसके साथ साथ बाज़ औक़ात मॉनेटरी तौर पे भी इनकरेजमेंट दी जा रही होती है। अच्छे काम करने वाले को, या जिस तरीके से एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बेनिफिट होता है, एम्प्लॉय ऑफ द वीक बेनिफिट होते हैं, डिफरेंट तरह से बेनिफिट्स दिए जा रहे होते हैं। फिर coordinating, according to management theory of Henry Fayol, management must make certain that a personal work together in cooperative fashion. फिर हेनरी फॉयल्स के मुताबिक जो है लोगों को जो है एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कोऑपरेटिव तरीके से, या एक अच्छे माहौल में एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। क्योंकि अगर वो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ यानी एक अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट में काम नहीं करते, उनकी अगर कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होगी, तो और एक दूसरे के साथ अगर वो कोऑपरेटिव नहीं होंगे, तो काम अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की बात करें, आजकल वर्कफोर्स डाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा बात होती है, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये कहीं पे एक प्रॉब्लम भी समझा जाता है, और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में एचआर के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर इसको प्रॉपर पढ़ाया जा रहा होता है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी किस तरह से, कि मिसाल के तौर पे अमेरिका में अगर एक ऑफिस में अगर एक बंदा काम कर रहा है, एक अगर मैक्सिकन है तो एक अमेरिकन है, एक स्पेनिश है, एक कैनेडियन है, एक यूके का है, एक इटालियन बंदा है, और 5-10 जो है वो मज़ीद अमेरिकन लोग हैं। तो क्या होता है कि डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट ज़बानों से ताल्लुक़ रखने की वजह से लोगों का आपस में जो है ना कॉपरेशन लेवल थोड़ा-सा उस तरह का नहीं रहता। अगर यूएई में किसी ने जॉब करी हो या देखा हो, या आप लोगों ने सुना हो, तो अमूमन इंडियंस और पाकिस्तानी होते हैं, कहीं पे वो एक साथ अच्छी तरह से काम कर लेते हैं, कहीं पे नहीं करते, वो इंडियन पाकिस्तानी राइवलरी की वजह से, और कहीं पे ये चीज़ जो है वो सही भी हो जाती है। तो वो जितना एक अच्छा कोऑपरेटिव माहौल रहता है, उतना अच्छा कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, और उसकी यानी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। फिर कंट्रोलिंग द फाइनल मैनेजमेंट एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू हेनरी फॉयल is for the manager to evaluate and ensure that personnel follow management commands। फिर यानी एंड में क्या होता है कि ओवरऑल सारी चीज़ें देखना कि जो जितनी भी एक मैनेजर ने जितनी भी ऑर्डर्स दी हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और लोग उनको ओबे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर मैनेजर कोई काम कह रहा है तो वो किस हद तक सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी फिर एंड में इवैल्यूएशन प्रोसेस आ जाता है। इवैल्यूएट कर रहे होते हैं मैनेजर हेनरी फॉयल के मुताबिक, और वो देख रहे होते हैं कि उनकी कितनी चीज़ें कहीं भी किस तरह से और कितनी हद तक सही करी गई है। अब आ जाए फेडरिक टेलर साहब की जो मैनेजमेंट थ्योरी है, वो क्या कहते हैं। इनके 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं। रिप्लेस वर्किंग बाय रूल ऑफ थंब और सिंपल हैबिट एंड कॉमन सेंस, एंड instead use scientific method to study work and determine the most efficient way to perform a specific task। फेडरिक टेलर साहब का कहना ये है कि कोई भी काम जो किया जा रहा होता है उसको यानी कॉमन सेंस और आप
यानी चीज़ें अच्छी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए जो है ना, वो कितना एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं वो आपने बढ़ाना है। और मिसाल के तौर पे जैसे अगर प्रोडक्शन अगर हो रही है तो उस प्रोडक्शन को किस तरीके से मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जाए। अगर कोई अगर काम हो रहा है तो उसको किस तरह से एफिशिएंट तरीके से किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास प्रोडक्शन में अगर लोग मौजूद हैं या अगर आपके पास मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ ही की अगर मैं बात कर लूँ मौजूद हैं, तो आप अकाउंट्स में उसी बंदे को बिठाएँ जिसका अकाउंट्स में दिमाग चलता हो। सेल्स में आप उसी बंदे को लेके जाएँ। ऐसा ना हो कि अमूमन जिस तरीके से हमारी मार्केट में होता है कि भाई एक कोई बंदा अगर फाइनेंस के लिए आया है तो उसको बोलते हैं हमें कोई मसला नहीं है भाई, जा जा तू तू भी सेल कर ले, हो जाएगा कोई मसला नहीं है, वो बेचनी ही तो है, बेच के आ जाओ हो जाएगा। तो वो वाली चीज़ ना हो, जो फाइनेंस के लिए है उसको फाइनेंस में है या अकाउंट्स में ही रखा जाए, क्योंकि वो अकाउंट्स में ही इज गुड विद नंबर्स। अगर कोई बंदा अगर सेल्स में बेहतर है, वो अच्छे नंबर्स लेके आता है, लोगों को चीज़ें बड़ी इजीली बेच देता है, तो उसको उसी में ही रखा जाए, ना कि उसको कहा जाए कि नहीं नहीं भाई तुम अगर सेल्स में अच्छे हो तो नहीं, तुम हिसाब किताब में भी सही हो सकते हो, कोई मसला नहीं। या अगर उसको फाइनेंस में भी जबरदस्ती घुसेड़ दे, तो ये ना हो। यानी हर बंदे को यानी स्पेसिफिकली चीज दी जाए, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है या जो एफिशिएंसी है वो बढ़े। अच्छा, rather than simply assign worker just any job, match worker to their job based on capability and motivation, and train them to work at maximum efficiency। वही वाली बात आ गई जो मैं इससे पहले मैंने आपको कही कि बंदे को देख के आपने काम देना है, काम असाइन करना है, और उसके साथ साथ उसको मोटिवेट भी करते रहना है और ट्रेन भी करता रहना है मजीद, ताकि वो और अच्छी तरीके से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करता रहे। मॉनिटर वर्कर परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन टू इंश्योर दैट दे आर यूजिंग द मोस्ट एफिशिएंट वेज ऑफ वर्किंग। फिर उसके बाद देखते रहना, उनको मॉनिटर करना और देखना कि वो बेहतरीन तरीकों से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सुपरवाइज करना उनको। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि आई हैव बीन इनटू लेदर गारमेंट बिजनेस, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है। मिसाल के तौर पे एक लेबर जो है वो एक ही जैकेट बना रहा होता है। अगर उस पूरे प्रोसेस को अगर आपने मज़ीद यानी अच्छी तरीके से अगर करना है और उससे प्रोडक्शन ज़्यादा निकालनी है, उसमें एफिशिएंसी भी लेके आनी है, और उसमें अगर इफेक्टिवनेस भी लानी है, यानी काम मज़ीद नीट एंड क्लीन करना और साथ-साथ प्रोडक्शन भी बढ़ानी हो, तो उसके लिए आप नए-नए कौन से तरीके लेके आ सकते हैं। तो बजाय एक जैकेट एक बंदे से बनवाने के, आप उसी जैकेट को स्प्लिट कर दें। उसमें फ्रंट जैकेट का जो है वो कोई एक बंदा बनाए, और अंदर का जो लाइनिंग होती है जिसको अस्तर हम कहते हैं वो एक बंदा बनाए, और स्लीव्स जो है वो एक बंदा बनाए। उससे क्या होगा कि एक ही तरह का काम करने की वजह से काम करने वाले की काम करने में भी सफाई और नीटनेस आ जाएगी, और प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, वो काम भी ज़्यादा करेगा, नंबर ऑफ यानी यूनिट्स जो है वो ज़्यादा बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा। फिर इस तरह से सुपरविज़न में भी आसानी रहती है, सुपरविज़न में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जब आप इस तरह से पूरा सिस्टम अगर करते हैं तो। ये फेडरिक टेलर साहब का कहना है। अच्छा, एलोकेट द वर्क बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स सो दैट मैनेजर्स स्पेंड देयर टाइम प्लानिंग एंड ट्रेनिंग, allowing the workers to perform their task efficiently। अच्छा, एलोकेट द वर्क बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स, काम इस तरह से मैनेजर्स को और वर्कर्स को इस तरह से एलोकेट करना चाहिए कि जो मैनेजर्स हैं उनका टाइम जो है वो प्लानिंग में भी लगे और साथ साथ ट्रेनिंग में भी लगे। यानी वो इस तरह से आपने चीज़ें वो करनी है, डिज़ाइन इस तरह से करनी है कि मैनेजर्स जो हैं वो साथ साथ नए नए आगे के फर्दर प्लान्स भी बनाते रहें, और साथ साथ अपने स्टाफ को ट्रेन भी करते रहें वक्तन फवक्तन,
नई चीज़ों के हवाले से, ताकि पूरा जो प्रोसेस है, पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है, पूरी ये जो चीज़ है, ये मज़ीद अच्छी तरीके से हो सके। मिसाल के तौर पे कंपनीज़ डिफरेंट जो है वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए जो अपने स्टाफ को भेजती हैं, वो क्यों भेजती हैं? वो इसीलिए भेजती हैं कि टाइम टू टाइम उनको ट्रेन किया जाए, ताकि अगर वो कोई काम या वो वर्क वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो उनके काम करने में ट्रेनिंग के साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो उनकी जो है ना प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहे। फिर अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म ऑफ टेलरिज्म, लाइक फ्रेडरिक टेलर की थ्योरी के ऊपर, अगर सॉरी क्रिटिसिज्म नहीं, क्रिटिक्स के हवाले से की अगर हम बात करें फ्रेडरिक टेलर साहब की, तो एमबीओ का मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी इन्हीं का है कि जो आपकी ओवरऑल इसकी अप्रोच है एमबीओ की, ये भी फ्रेडरिक टेलर साहब ने ही दी। दूसरा जो है बीआरपी या बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी फ्रेडरिक टेलर साहब का ही दिया हुआ है, जिसके अंदर ये होता है कि आप क्या करते हैं, जो बिजनेस आपका चल रहा होता है, उसको वक्तन फवक्तन आप री इंजीनियर करते हैं, या नई नई चीज़ें, नई नई जहत उसके अंदर लेके आते हैं, और उसके अंदर जिद्दत लेके आते हैं, और फिर वही फिर मार्केट का नॉर्म बन जाती है। बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग अब बाकायदा अब एज ए सब्जेक्ट के तौर पे भी बैचलर्स लेवल पे और मास्टर्स लेवल पे पढ़ाया जाने लगा है। तो ये भी जो है फ्रेडरिक टेलर साहब का ही कॉन्सेप्ट है।